अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर मरियम उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं कि ब्लड प्यूरिफिकेशन कैसे होता है और किस लिए ज़रूरी है और किस किस मेथड से किया जा सकता है। ठीक है, जिस तरह एक व्हीकल के लिए ऑयल ज़रूरी है, उसी तरह हमारा बॉडी भी एक व्हीकल की तरह काम करता है। और जो व्हीकल के जो पार्ट्स हैं वो हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, जैसे लंग्स हो गया, किडनी हो गए, फिर हार्ट हो गया, ब्रेन हो गए। ये सब व्हीकल के पार्ट्स की तरह काम करते हैं। और उसमें व्हीकल में जो ऑयल है वो हमारे बॉडी में ब्लड है। ठीक है, वो ब्लड ऑयल की तरह काम करता है। ये प्योर होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी बॉडी में ईच एंड एवरी पार्ट को सप्लाई करता है, न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करता है, विटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर इसमें कोई इम्प्योरिटी हो गई तो कोई ऑर्गन डैमेज हो सकता है, कहीं खराबी हो सकती है, कहीं के सेल्स टिश्यू डेथ हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए इन सब चीज़ों के लिए ब्लड को प्यूरिफाई होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं ये ब्लड प्यूरिफिकेशन क्यों ज़रूरी है, फिर उसके बाद कौन कौन से मेथड्स हैं और कौन कौन से अदर होम रेमेडीज़ हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले ये किस लिए ज़रूरी होता है। देखिए, इम्प्योरिटी अगर ऑक्सीजन इसमें अगर ब्लड में इम्प्योरिटी बढ़ गई तो जो हमारा ब्लड है वो ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। अगर ये इम्प्योर हो गया तो ऑक्सीजन को ठीक से कैरी नहीं कर पाएगा। इसकी वजह से जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ पे प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगा। ठीक है, अगर वहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा तो वहाँ का मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं होगा। अगर मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं होगा तो उस जगह पे न्यूट्रिशन ठीक से नहीं पहुंचेगा। इसकी वजह से सेल डेथ हो सकता है, टिश्यू की डेथ हो सकती है, या फिर पूरा ऑर्गन भी डैमेज हो सकता है। ठीक है, इसलिए बहुत ज़रूरी है। अगर अगर आपके ब्लड में इम्प्योरिटी बढ़ गई हैं तो इसकी वजह से भी एक क्या किस कब इंडिकेट करते हैं कि आपको ब्लड प्यूरिफिकेशन की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आपको पिंपल्स हो रहे हैं, एक्ने हो रही हैं, फिर उसके बाद स्किन में कोई प्रॉब्लम हो रही है, इचिंग हो रही है, रैशेस हो रहे हैं, तो सब समझ जाना चाहिए कि ये ब्लड इम्प्योर होने की वजह से है। तब आपको ब्लड प्यूरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जब आपको ब्लड प्यूरिफिकेशन करना चाहिए। अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ये तो छोटे छोटे सिम्टम्स थे। अगर ऐसे ही आपने अपने ब्लड को प्यूरिफाई नहीं किया तो इसकी वजह से ऑर्गन्स भी अफेक्ट हो सकते हैं आपके। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि मेथड्स के बारे में, कौन कौन से मेथड्स हैं किन की वजह से आप ब्लड को प्यूरिफाई कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले आता है डाइट। ठीक है, डाइट को प्रॉपर और मेंटेन करना चाहिए। इसमें देखा गया है कि जो नॉन वेजिटेरियन है, जो नॉन वेज ज़्यादा खाते हैं, उनमें ब्लड इम्प्योरिटीज़ बढ़ने के ज़्यादा चांसेस हैं कंपेयर टू जो नॉन वेज नहीं हैं। ठीक है, इसलिए आपको अवॉइड ध्यादा से ज़्यादा नॉन वेज लेने की जो आदत है उसे कम करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो वेजिटेबल्स हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। फिर उसके बाद देखा गया है और कि जो स्पाइसी फूड ज़्यादा खाते हैं तो उनमें भी ब्लड इम्प्योरिटी बढ़ने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो अवॉइड कीजिए, जो भी आपके स्पाइसी फूड्स हैं उनको कम लेने की कोशिश कीजिए। फिर उसके बाद अगर आप ज़्यादा पानी नहीं पीते हैं तब भी आपको आपकी जो ब्लड है वो इम्प्योर होता है। जब आप ज़्यादा पानी पीते हैं तो ब्लड प्योर रहता है। जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो किडनी के थ्रू निकल जाता है। इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। फिर उसके बाद जब आप स्ट्रेसफुल कंडीशंस में रहते हैं, अगर आपको टेंशन है, किसी भी तरह का दिक्कत है, टेंशन है, आप दिमाग पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, तब भी आपके जो इम्प्योरिटी है ब्लड की वो बढ़ जाती है और टॉक्सिसिटी भी बढ़ जाती है ब्लड की, जिसकी वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। बेटर है कि जो स्ट्रेसफुल कंडीशन से दूर रहें और जो स्ट्रेस है वो उसे कम करें। फिर उसके बाद आता है प्रोसेस्ड फूड, जैसे हमारे नमकीन हो गया, बिस्किट हो गया, चिप्स वगैरह हो गए, इन सब को भी आपको कम करना चाहिए क्योंकि ये भी ब्लड में इम्प्योरिटी को बढ़ाते हैं और जो टॉक्सिसिटी है उसे भी बढ़ाने में मदद करते हैं। तो इन चीज़ों को कम करना है।
फिर उसके बाद अगर आप ऐसे फूड्स ले रहे हैं, फूड आइटम्स ले रहे हैं जिसमें नमक ज़्यादा हो या फिर शुगर ज़्यादा हो, तो उन चीज़ों को भी आपको कम करना है, क्योंकि ये भी ब्लड में इम्प्योरिटी को बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाते हैं। तो ये सब चीज़ें थी कि कौन कौन सी चीज़ें आपको लेना है, कौन कौन सी चीज़ें आपको नहीं लेना है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्योर रहे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं अदर रेमेडीज़ के बारे में। ठीक है, सबसे पहले आता है ब्रीथिंग एक्सरसाइज। एक तरह का ब्रीथिंग एक्सरसाइज होता है जिसमें आप एक जो नॉस्ट्रिल होता है उसे बंद करके दूसरे से सांस लेते हैं, फिर और उसे रोक के थोड़ी देर, फिर ये खोल देंगे तो यहाँ से आना है, मतलब एक नाक से लेना है और दूसरे नाक से छोड़ना है। ठीक है, ये भी बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए। फिर उसके बाद बात करते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग। देखिए, खाना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए और थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। इसमें यहाँ क्यों बात कर रही हूँ मैं, देखिए इंटरमीडिएट फास्टिंग ये वो फास्टिंग है जिसमें आपको मतलब रात का खाना जल्दी खाना चाहिए, 7-8 बजे तक खाना खा लेना चाहिए और 7-8 बजे के बाद खाना खाने के बाद थोड़ा खा लेना चाहिए, हल्का खा लेना चाहिए। वो होने के बाद 14 घंटे तक आपको भूखा रहना है। ठीक है, आप फूड्स जैसे हम लिक्विड्स वाटर हो गया वो ले सकते हैं, लेकिन खाना नहीं खाना चाहिए, इससे भी आपका ब्लड प्योर रहेगा। फिर उसके बाद 15 दिन में एक बार आपको फास्टिंग रहना ज़रूरी है। इसकी वजह से भी ये भी बहुत बेनिफिट है जो ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए हेल्पफुल है। फिर उसके बाद हम कुछ हम होम रेमेडीज़ के बारे में बात करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है नीम के पत्ते। आपने सुना ही होगा और देखा भी होगा। नीम के पत्ते भी बहुत इफ़ेक्टिव मेथड है जो ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप 5-6 पत्तियाँ को लेकर चबाना है, कच्चा चबाना है। ठीक है, ये एक महीने में 5 बार या 6 बार कर सकते हैं अगर आपको ब्लड प्यूरिफाई रखना है तो, प्योर रखना है तो। अगर आपको प्रॉब्लम्स हो गई उसकी वजह से आपके चेहरे पे दाग हैं, फिर पिंपल्स हो रहे हैं, एक्ने हो रही हैं, स्किन इन्फेक्शन जैसे कि इचिंग हो रहा है, रैशेस हो रहे हैं, तो आपको हर दिन चबाना चाहिए। ठीक है, हर दिन आपको इंटेक करना है नीम के पत्ते। फिर उसके बाद आता है तुलसी के पत्ते की चाय। ये भी बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है। अगर कोई ये कहता है कि उसे नीम के पत्ते अच्छे नहीं लगते, कड़वे लगते हैं, तो तुलसी के पत्तों की चाय भी बनाकर आप ले सकते हैं। इसकी वजह से भी आपका जो ब्लड है वो प्योर रहेगा। और उसके बाद हल्दी का दूध भी पी सकते हैं। फिर हिबिस्कस भी ले सकते हैं, ये जिसे हम जासूद के फूल कहते हैं, ये भी ब्लड प्यूरिफायर की तरह काम करता है। इसे आप कच्चे या फिर ऑनलाइन में सूखे मिलते हैं, वो भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे पानी में 2 या 3 फूल को पानी में लेकर 1.5 गिलास पानी में अच्छे से उबाल लेना चाहिए जब तक कि पानी आधा ना हो। ठीक है, अच्छे से गलाना चाहिए, उबालना चाहिए। फिर उसके बाद उसे छान कर आप ठंडा भी ले सकते हैं और गर्म भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं एक ऐसी दवा, एक ऐसी सिरप जो हम कॉमन यूज़ करते हैं ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए, वो है साफ़ी। इसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं। एक बहुत अच्छा जो सिरप है, ये बहुत अच्छा सिरप है जो आप ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ओवर द काउंटर अवेलेबल भी है। इसमें देखिए, अगर आपको ये सिर्फ ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम नहीं, ब्लड प्यूरिफायर का काम ही अंजाम नहीं देता, इसके अलावा अगर आपको पिंपल्स हैं, एक्ने हैं, तो भी ये कम करेगा और जो स्किन का ग्लो है उसे बढ़ाएगा, और जो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है उसे कम करेगा और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को भी कम करेगा अगर आप साफ़ी पीते हैं तो। फिर उसके बाद हम बात करते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की। देखिए, जो नेचुरल प्यूरिफायर का काम करते हैं वो है हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इसी में बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो ब्लड को प्यूरिफाई रखते हैं और इम्प्योरिटी होने से बचाते हैं। ठीक है, आप ये जो केमिकल्स हैं, केमिकल्स से जो बने होते हैं, टैबलेट्स हो गया या फिर सिरप्स हो गया, उसको अवॉइड करके आप
फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पे भी फोकस कर सकते हैं। अगर आपको इन सब मैंने बहुत सारे रेमेडीज़ बताए, अगर आपको किसी भी कोई भी रेमेडी अप्लाई करने में दिक्कत होती है तो दूसरी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि किन लोगों में, जिन लोगों में नीम के पत्तों को लेने से दिक्कत होती है तो दूसरी तुलसी के पत्तों की चाय पी सकते हैं, हल्दी का दूध पी सकते हैं, फिर उसके बाद हिबिस्कस ले सकते हैं। ये सब दूसरे भी अदर रेमेडीज़ हैं, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज का इस वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।